हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीट्स स्टडी सेंटर पर। और मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी के सीरीज में। मैंने आपसे एक जो सीरीज का वादा किया था उसको मैं डेली कंटिन्यू ला रहा हूं और आप लोग अपना प्यार देते रहिए। मैं इसी तरीके से आपका सीरीज लाते रहूँगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं लगातार फॉलो करिएगा, ना कि आज किए कल नहीं, कल किए परसों नहीं। ऐसे करिएगा तो आपका जो है रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी करना है कंटिन्यू करिएगा। आप कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आपको मेहनत खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से वीडियो देख लिए, वीडियो पसंद आया, देख भी लिए, एक बार देखे, दो बार देखे, लेकिन आपने कॉपी में नोट ही नहीं किया। तो कॉपी में नोट करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, तब समझ में आएगा। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीरीज का तीसरा वीडियो, जिसमें कि मैं क्रिया के बारे में बात करूंगा। क्योंकि वर्णमाला और संज्ञा सर्वनाम हो चुका था, अब क्रिया के बारे में बात करें। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे आता हूं क्लास पे। तो मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि उससे ही हम सबको मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्रिया के बारे में। तो आपने शुरू से ही पढ़ा होगा क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं, इंग्लिश में। हालांकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा सोचना है, क्रिया ही कहेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहला परिभाषा से। तो जिस शब्द या शब्द समूह से किसी काम के होने या करने का बोध होता हो, जिस शब्द या शब्द समूह से किसी काम के होने या करने का बोध होता हो, उसी को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। जिस शब्द या कोई शब्द समूह भी, ठीक है, या शब्द समूह से किसी कार्य के होने या करने, क्या चीज, होने या करने का बोध होता, उसी को क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि जिस शब्द से या शब्द समूह से किसी काम के होने या करने का बोध होता, उसी को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, हंसना, जाना, etc, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिया है। अब देखिए, पढ़ना, तो किसी काम, आप कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो काम के होने का प्रतीक है पढ़ना, की पढ़ रहा है कोई। लिखना, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहा है, तो लिख रहा है। सोना, क्या कर रहा है, तो सो रहा है, या ऐसे है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें एक और पॉइंट कि क्रिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब कौन सा धातु, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला धातु नहीं कहिएगा। ये धातु है जिससे कि क्रिया बनती है। एक वर्ड होता है, उसी में प्रत्यय लगा करके हम उसको क्या करते हैं, क्रिया बना देते हैं। जैसे देखिए इधर, जैसे एक साइड धातु लिख लीजिए और एक साइड क्रिया, कैसे होगा। तो धातु जैसे पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा, पढ़। लिखना का, लिख। सोना का, सो। गाना का, गा। और क्या है, हंसना का, हंस। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। अब इसमें जो है ना लगा देते हैं, ना लगा देते हैं, ना लगा देते हैं, इसमें भी ना, इसमें भी ना। तो इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि धातु में ना प्रत्यय लगाने से, ना प्रत्यय लगाने से
क्रिया का निर्माण होता है। सामान्यतः ऐसा है, क्रिया का निर्माण होता है। तो सामान्यतः ऐसा ही होता है कि लगभग जितने भी धातु होते हैं उसमें अगर हम ना प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्रिया। जैसे पढ़ में ना लगा दिए तो क्या हो गया, पढ़ना। लिख में ना लगा दिए तो लिखना, लिखना क्या है, क्रिया है। सो में ना लगा दिए, सोना क्या है, क्रिया। गा में ना लगा दिए तो गाना क्या है, क्रिया है। हंस में हंसना, नाच में नाचना, गिर में गिरना, उसके बाद पी में पीना, खा में खाना, उसी प्रकार है खा जुड़ना, खाना। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, क्रिया का तो अंत है नहीं, जितना हो सकता है उतना है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसी को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, बहुत बार पूछ चुका है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय सामान्यतः लगाने से क्या हो जाता है, क्रिया का निर्माण हो जाता है। धातु जैसे एक पढ़ लिख सो गा हंस खा, उसमें अगर ना प्रत्यय लगा देते हैं तो सामान्यतः क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, हंसना, खाना, ईटी से लगा लीजिए, बहुत सारे। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से तो क्वेश्चन एक ही पूछ सकता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। मेन क्वेश्चन आपका इसके एग्जाम्पल से पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा ये कौन सा क्रिया का रूप है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्रिया का क्या रूप है, इसको नोट करते चलिएगा आप। अब देखिए क्रिया के भेद, पहले क्रिया का भेद जान लेते हैं। क्रिया के भेद आपने पढ़ा होगा, दो आधार पे इसको बांटते हैं। जैसे एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पे और एक होता है प्रयोग के आधार पे, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पे भी, प्रयोग के आधार पर भी, कर्म के आधार पर भी ऐसे होता है। तो क्रिया के प्रकार या भेद भी कर सकते हैं, जो पूछता है मैं टू द पॉइंट वही बोलूँगा। क्रिया के प्रकार अब बांटते हैं इसको, एक चार्ट माइंड में याद रखिएगा कि कैसे कैसे हम बांटे। एक तो कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर, और दूसरा प्रयोग के आधार पर। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, या तो कर्म के आधार पर पूछ दे या प्रयोग के आधार पर पूछ दे, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। तो चार्ट अगर माइंड में आ गया तो लगभग चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कर्म के आधार पर दो बांटते हैं, देख लीजिए कौन कौन सा है। तो एक होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा हो जाता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट होता होगा कि जिसमें कर्म मौजूद होता है, कर्म मौजूद नहीं होता उसको अकर्मक, और जिसमें कर्म मौजूद होता है उसको सकर्मक। स का मतलब मौजूद हो, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा डीपली अगर पूछे तो दो भाग में बांट सकते हैं, एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरा द्विकर्मक, द्विकर्मक। हिंदी में यही तो एक विशेषता है कि उसके परिभाषा या उसके नाम को देखने से उसका परिभाषा निकल जाता है। एक कर्मक जिसमें एक कर्म आए, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म आए, सकर्मक जिसमें कर्म आए, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं आए। समझ गए होंगे बिल्कुल। अब प्रयोग के आधार पर सामान्यतः हम लोग 5 भाग में बांट देते हैं। कितना? 5 भाग में बांट देते हैं। पहला हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। लिखते चलिएगा आप लोग, और बिना नोट्स बनाए तो आप पढ़िएगा नहीं। बिना नोट्स बनाए आपको कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, या कोई भी चीज़ एनीथिंग, तो आपको नोट्स बनाना है, उसको बार बार रिवीजन करना है, तभी वो आपसे होगा। नहीं तो एक बार करने से नहीं होगा, इतना मान लीजिए। एक बार करने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। तीसरा आप लोग पढ़ते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक
क्रिया, एक और होता है संयुक्त क्रिया, और लास्ट में एक लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का नॉर्मली आपको पढ़ना है प्रयोग के आधार पे। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछता है, यहाँ से भी पूछता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कंपटीशन में। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। अब चलिए एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। आप इसको एक चार्ट के तौर पे बना लीजिए और हम इसको देख लेते हैं एक एक करके। तो क्रिया के प्रकार कितने, तो 2 प्रकार से बांटते हैं, कर्म के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। कर्म के आधार पे अकर्मक, सकर्मक। सकर्मक को 2 भाग में, एक कर्मक, द्विकर्मक। प्रयोग के आधार पर 5, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, संयुक्त और सहायक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ तक आप लोग तो जानते ही होंगे, हालांकि पहले जो पढ़े वो तो सभी जानते हैं, क्योंकि हिंदी कोई वैसा तो हार्ड सब्जेक्ट है नहीं। हिंदी क्या है, भाषा है, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी को, तो भाषा में किसी को दिक्कत होगा नहीं होगा। इसको बस क्वेश्चन जब पूछता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, बस उसका रिवीजन करना होता है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। पहला क्या था, कर्म के आधार पे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया एक एक करके लिख लीजिएगा, परिभाषा भी लिखवा दे, आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं अकर्मक क्रिया, कि जिस क्रिया में, जिस क्रिया कहिए, जिस वाक्य कहिए, तो क्रिया ही लिख देते हैं, जिस क्रिया में कर्म मौजूद ना हो, कर्म क्या हो, मौजूद ना हो, उसी को क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधा सीधा एग्जाम्पल के तौर पे पढ़िए, जिसमें जैसे एग्जाम्पल पे लिखिएगा, वह हंसता है, वह हंसता है। गीता रो रही है, गीता रो रही है। ठीक है, या गीता रोती है। और लिख सकते हैं बच्चे, बच्चे सोते हैं, सोते हैं लिख लीजिए, बच्चे सोते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं इसी प्रकार। समझाना क्या चाहते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है पहचाना कि अकर्मक कैसे होगा। अकर्मक वैसे होगा, पहचान के लिए एक चीज़ लिख लीजिएगा कि पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, कि अगर कोई आपको क्रिया मिल जाता है, क्रिया क्या है, हंसना, रोना, सोना, ये क्रिया है। तो अगर क्रिया मिल जाए और उस क्रिया से आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या और कौन का क्वेश्चन। ठीक है, क्या और कौन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्रिया से क्या और कौन का, क्या और कौन का प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, आप देखिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूं। क्या कर रहा है कि क्रिया से क्या और कौन का प्रश्न करना है और करने पे जवाब नहीं मिलता है, वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि वह हंसता है, तो इसको अगर क्या करिएगा, वह क्या हंसता है, वह क्या हंसता है, कोई मतलब बन रहा है। वह कौन हंसता है, कोई मतलब बन रहा है। लेकिन अगर बोलता कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, तो क्या खा रहा है, जवाब तो आ रहा है ना। वह गाना गा रही है, क्या गा रही है, तो गाना गा रही है। तो जिसमें जवाब मिल जाएगा कि हाँ क्या और कौन का जवाब मिल जाएगा, वो क्या, सकर्मक। और जिसमें जवाब ना मिले वो अकर्मक। जैसे वह हंसता है, तो क्या हंसता है, कौन हंसता है, वह कौन हंसता है, तो ऐसे तो जवाब नहीं। गीता रो रही है, गीता क्या रो रही है, क्या रो रही है, कोई मतलब नहीं। बच्चे क्या सोते हैं, सो रहे हैं भैया, क्या सोते हैं नहीं पता। ठीक है, तो सो रहे हैं, बच्चे सोते हैं। तो इसको आप पहचान जाइएगा बिल्कुल आसानी से। सिर्फ क्रिया से क्या करना है,
क्या और कौन का प्रश्न पूछना है, और जवाब आपको अगर मिल जाए तो सकर्मक, जवाब ना मिले तो अकर्मक। बिल्कुल इजी है। दूसरा आप लिख लीजिएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसी का विपरीत है, जस्ट जैसे जिस क्रिया में कर्म मौजूद हो, जिस क्रिया में कर्म मौजूद हो उसी को क्या बोलेंगे, कर्म मौजूद हो उसी को बोलेंगे सकर्मक क्रिया। और पहचानेंगे कैसे, पहचानने से पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि लिखिएगा एग्जाम्पल में कि वह रोटी खा रही है। चलिए, वह रोटी खा रही है, ठीक है। या अपने पे लीजिए लाइव एग्जांपल, जैसे मैं क्लास कर रहा हूं, मैं क्लास कर रहा हूं, मैं क्लास कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां से देखिए खाना क्रिया है ना, खाना क्रिया है ना। अब खाना से पूछिएगा क्या खा रहा है, तो कुछ तो खा रहा होगा। यहाँ तो बोल दिया है कि रोटी खा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है। तो यहाँ तो पता चल जाता है ना कि रोटी खा रहा है या क्या। जैसे एग्जाम्पल पे लिख देता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ अगर क्वेश्चन करिएगा पढ़ना से कि क्या पढ़ रहा है, तो कुछ तो पढ़ता होगा, क्या पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन करते हैं क्या हंस रहा है, तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जवाब मिल जाएगा कि हो सकता है या तो पेपर पढ़ रहा हो, या किताब पढ़ रहा हो, या कोई ग्रंथ पढ़ रहा हो, कॉमिक पढ़ रहा हो, कुछ ना कुछ पढ़ रहा हो, ठीक है। तो अगर जवाब मिल जाता है कि क्या पढ़ रहा है तो वो सकर्मक हो जाएगा। और सकर्मक में भी दो बोले थे कि एक होता है एक कर्मक और द्विकर्मक, तो ये तीनों हो जाएंगे एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। स्पष्ट समझ गए होंगे कि सकर्मक एक कर्मक क्रिया कौन सी है, जिसमें एक कर्म आए। अब कहिएगा दो कर्म कैसे आता है, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं दो कर्म भी वाला। कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक। सकर्मक का ही पाठ है इसीलिए हम सकर्मक लिख दिए। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, इसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल लिखिए कि माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई। देखिए क्या है, दो कर्म आया। यहाँ देखिए वह रोटी खा रही है, वह क्लास कर रहा है, तो एक कर्म आ रहा है ना। लेकिन यहाँ माँ ने क्या किया, बच्चे को रोटी खिलाई। क्या खिलाया, रोटी खिलाई है। तो यहाँ पे क्या रहा है, दो कर्म आ रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। और एग्जाम्पल लिखिए जैसे शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़ाया। अब देखिए कर्म से सीधा मतलब है, यहां से देखिए एक तो माँ ने क्या किया, बच्चे को क्या किया, रोटी खिलाए। तो एक ने आ गया ना और एक को आ गया, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। यहाँ भी ने और को आ गया, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वह रोटी खा रही है। बस सिंपल से एक काम कर, रोटी खा रही, तो ये एक कर्म हो जाएगा। इसमें दो कर्म आ गया, इसलिए द्विकर्मक हो। चलिए अब इसके बाद हम प्रयोग के आधार पे बांट लेते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे हम देखते हैं। आकर्मक, जिसमें क्वेश्चन करना है क्या और कौन का, ठीक है। तो जवाब बिल्कुल नहीं आएगा आकर्मक। जिसमें आप क्वेश्चन करिएगा तो क्या का जवाब आ गया या कौन का आ गया, तो एक कर्मक सकर्मक, ठीक है। जिसमें दोनों का जवाब है, कौन और क्या दोनों का जवाब आ जाए, वो द्विकर्मक सकर्मक। इसमें देखिए क्या है कि माँ ने, किसने, कौन, माँ ने बच्चे को, ठीक है, बच्चे को क्या खिलाई, रोटी खिलाई। क्या खिलाई, रोटी खिलाई। तो इसमें दोनों आ गया ना, माँ भी आ गए, यहाँ पे रोटी भी आ गया, तो दो कर्म आ गया, इसीलिए द्विकर्मक क्रिया।
चलिए आगे देखते हैं हम प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे हम कितने भागों में बांटे थे? 5 भागों में। कौन कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा सहायक क्रिया, पांचवा संयुक्त क्रिया। तो ये 5 भागों में बांटे थे, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर पहला प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए जिसमें लगेगा कि काम क्या हो जाए, प्रेरणा जैसा लगे। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जहाँ पर इसका पहले परिभाषा लिख लीजिए। जहाँ पर काम खुद ना करके, काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाता है, दूसरों से करवाया जाता हो, दूसरों से करवाया जाता हो, उसी को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब कि आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास समय नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा है, समय नहीं है, या आपके पास पैसा है, आप उसको क्या करना चाहते हैं? गरीबों में दान करना चाहते हैं। जैसे गरीब लोग भूखे हैं तो क्या करिएगा कि गरीब में खाना खिलाने चल जाइए, ठीक है, गरीब को खाना खिलाने चल जाइएगा तो क्या होगा? आप प्रेरणा के काम कर रहे हैं ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, एग्जाम्पल लिखिएगा कि उसने गरीब को खाना खिलाया, उसने गरीब को खाना खिलाया। अब देखिए क्या हो रहा है, उसने गरीब को खाना खिलाया। इसमें कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? खिलाया, खिलाया, यानी कि काम खुद ना करके क्या कर रहा है? दूसरों से करवा रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया, या प्रेरणा जैसा लगेगा कि हाँ भाई गरीब को खिलाया या किसी को दिया, ठीक है, या किसी से करवाया, मतलब खुद ना करके किसी को करवाया या खुद भी करता है। तो इसमें पास पैसा था और गरीब को खाना खिला दिया, गरीब को क्या किया? खाना खिला दिया। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, शिक्षक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाया, शिक्षक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाया या पढ़वाए, पढ़वाया पढ़वाई दोनों हो सकता है। तो शिक्षक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया में भी 2 हो जाता है, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये क्रिया जो हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक का प्रेरणार्थक नार्थक, और दूसरा हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पे क्या है, कैसे पता करेगा? उसने गरीब को खाना खिलाया, गरीब को खाना खिया, बनवाया, खाना बनाया और खिला दिया। तो इसमें क्या हुआ? कोई भी बिचौलिया नहीं आया। लेकिन शिक्षक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाया। शिक्षक क्या है, बैठे हैं, बोले रे बच्चा क्या करना है? पुस्तक पढ़ो। बच्चा से खुद पुस्तक नहीं पढ़ाए, क्या किए? बच्चा से पुस्तक पढ़वाए हैं। तो बीच में क्या आ गया? बच्चा आ गया ना। तो बच्चा से पुस्तक पढ़वाना यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, यानी खुद न करके और उसके एक और माध्यम का प्रयोग किए, इसीलिए क्या हो जाएंगे? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगे। बस इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। या इसको और एक तरीके से पहचान सकते हैं, इसके अंत में ज़्यादातर क्या रहेगा? या रहेगा। ज़्यादातर क्या रहेगा? या रहेगा। ये या दिख रहा है ना, इसमें भी या, इसमें भी या। करवाया, लिखवाया, पढ़वाया, ठीक है। तो इस सब में ज़्यादातर क्या रहेगा? लास्ट में या प्रत्यय जुड़ा रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर में कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा, ज़्यादातर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा।
और एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैंने गरीब को खाना खिलाया, या फिर मैंने गरीब को वस्त्र दिया। ये भी ठंडा का मौसम है, कंबल दे रहे होंगे, तो मैंने गरीब को वस्त्र दिया। अच्छा काम किए हैं तो प्रेरणा वाला ही होगा, तो इससे भी पहचान सकते हैं। लेकिन पहचाने का सिंपल नियम है कि मैंने गरीब को क्या किया, वस्त्र दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा हम चलते हैं, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बहुत ही कंफ्यूजन इसमें होता है, लगता है कि क्या है नाम धातु क्रिया, क्या है। तो वैसी क्रिया जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनता हो, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनता है, उसी को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। सीधा परिभाषा लिख लीजिए, वैसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनता हो। विशेषण से बनता हो उसी को क्या कहते हैं, नाम धातु। अब बिल्कुल समझ में आ गया कि वैसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनता हो। तो संज्ञा आप जानते, पढ़ लिए हैं पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो जितने भी नाम हो गए वो क्या है, संज्ञा है। विशेषण जो किसी चीज़ का गुण रंग रूप के बारे में बताता हो, क्या है, किसी चीज़ की विशेषता बताता हो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बतलाए, तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे। विशेषता मतलब उसे विशेषण। सर्वनाम भी पढ़ लिए, क्या है, जो संज्ञा के बदले में आवे। तो जहाँ पे संज्ञा समझ जाइए कौन संज्ञा है, जहाँ सर्वनाम आ गया और उसमें कुछ लगा करके क्रिया बना दिया गया है, वो कौन सा क्रिया हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, कुछ हम इधर लिख रहे हैं, एक तरफ संज्ञा लिख रहे हैं और संज्ञा से बनने वाली इधर क्रियाएं लिख रहे हैं। जैसे हाथ, हाथ क्या है, हाथ संज्ञा है ना, हाथ क्या है, संज्ञा है। और इसमें हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना। क्या हो जाएगा, हथियाना। उसने या बोलिए, राम ने मोहन की संपत्ति क्या की, हथिया ली। राम ने मोहन की संपत्ति क्या की, हथिया ली। तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया है ना, क्या कर लिया, संपत्ति को हथिया लिया। ठीक है, तो हाथ से क्या बन गया, हथियाना। तो हाथ क्या है, संज्ञा है, और उससे क्या बन गया, हथियाना, क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। दूसरा, झूठ। झूठ को क्या कहते हैं, कौन सी संज्ञा है, झूठ कौन सी संज्ञा है। तो झूठ को आप देख सकते हैं, छू सकते नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो झूठ क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और उससे बन जाता है झूठलाना। झूठलाना, उसने मोहन की बात को झूठला दिया, उसने मोहन की बात को झूठला दिया। समझ गए, तो ये क्या हो गया, झूठ क्या था, संज्ञा, और उससे बना दिया क्या, झूठलाना, क्रिया। तो कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। और बना सकते हैं संज्ञा से, जैसे थप्पड़, बहुत बेस्ट एग्जांपल मिला, थप्पड़ से क्या होगा, थपड़ाना। क्या हो जाएगा, थपड़ाना। अब कहिएगा ये कैसे होगा, थप्पड़ कौन सी संज्ञा है। तो थप्पड़ भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भले ये हाथ है, लेकिन जब मार देता है तो उसको क्या बोलते हैं, थप्पड़ बोलते हैं। लेकिन थप्पड़ कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और उसी संज्ञा से क्या बन गया, थपड़ाना। तो ये लात से क्या हो जाएगा, लतियाना। ये भी क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, तो नाम धातु क्रिया में। यानी कि कोई संज्ञा आ जाए, जैसे शर्म, शर्म से क्या हो जाएगा, शरमाना, है ना, शरमाना। तो ये भी क्या हो गई,
एक संज्ञा हो गई। सर्म कौन सी है? तो सर्म को आप देख सकते हैं कि उसको कितना सर्म आ रहा है, छू सकते हैं कि हाँ ये सर्म है, ये सर्म है, नहीं तो सर्म से क्या है, शर्माना, ये भी एक भाववाचक संज्ञा है और उससे क्या बना दिए हम, नाम धातु क्रिया बना दी। अब देखिए कुछ विशेषण भी होगा, विशेषण रहे या फिर सर्वनाम, सर्वनाम से, जैसे सर्वनाम से एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे अपना, अपना क्या है ये, अपना ये सर्वनाम है ना, अपना, ठीक है। जैसे किसी के बारे में बोल रहे हैं, तुम जो है, तुम नहीं, मेरे सामने कोई खड़ा है, राम, राम बहुत बेईमान है, ठीक है, तुम अपना काम करते हो, तो अपना क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम से क्या बना सकते हैं, अपनाना, अपनाना, ठीक है। उसने क्या किया, उसने मोहन के चीज को अपना लिया, या मोहन के कुछ दिया उसको अपना लिया, कोई चीज दिया उसको अपना लिया। तो अपनाना क्या हो गया, क्रिया है ना, तो अपना सर्वनाम, अपनाना क्रिया, तो सर्वनाम से भी क्रिया बन गई, तो नाम धातु क्रिया। देखिए और विशेषण से हम लोग बनाते हैं, विशेषण से जैसे गरम, गरम क्या है, गरम विशेषण है ना, और गरम से क्या हो जाएगा, गरमाना, गरमाना, वह गरमा गया, गरमा गया, वह गरमा गया, तो क्या हो गया, यह भी एक क्रिया हो गई। और कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो और भी बहुत सारा है, जैसे चिकना, चिकना क्या है, विशेषण है ना कि यह जो फर्श है बहुत चिकना है, फर्श क्या है, बहुत चिकना है, तो विशेषता फर्श की बता रही चिकना है। अब चिकना से क्या हो जाएगा, चिकनाना, चिकनाना। तो बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल जो कि बन सकते हैं, जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने, और इस तीनों को आप भली भांति पहचानते हैं, और उससे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तीसरा बताते हैं। चलिए, तो प्रयोग के आधार पर दो हम देख लिए, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें खुद काम करके ना दूसरों से करवाए, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रेरणार्थक। और नाम धातु में जिसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से क्रिया बने, वो नाम धातु क्रिया है। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, थप्पड़ से थपड़ाना तो ये सारे हैं जो हो गए आपके क्रिया हो गए। तीसरा आप लिख लीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया। आसान है बहुत पहचानना इसको, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया बहुत ही, इसको पहचानना तो हमको लगता है सबसे आसान है। इसमें क्या होता है कि मुख्य कार्य से पहले एक कार्य हो चुका होता है, उसी को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जिसे इसमें लिख लीजिए कि इस क्रिया में मुख्य कार्य से पहले कोई क्रिया हो चुकी हो, ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो चुकी हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जैसे उसने खाना खाकर क्रिकेट खेला, ठीक है, उसने खाना खाकर क्रिकेट खेला। तो देखिए इसमें क्या एक क्रिया है, जैसे इसमें खाना भी खा रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, दो क्रिया है। तो क्रिकेट खेलने से पहले, ठीक है, जैसे मुख्य कार्य से पहले या पूर्व में कोई क्रिया हो चुकी है, उसी को पूर्वकालिक क्रिया, नाम से स्पष्ट है पूर्वकालिक, यानी पूर्व काल में कोई क्रिया हो चुकी है। तो उसने खाना खाकर क्रिकेट खेला है ना, पहले कौन सा काम किया है, तो खाना खाने का काम किया है, और उसके बाद क्रिकेट खेलने का काम किया है। तो क्रिकेट खेलने से पहले क्रिया हो चुकी, उसी को क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। और भी एग्जाम्पल लिखिए, जैसे उसने कहल क्यों कर रहे हैं, जैसे मोहन
मोहन ने सेव काट कर खाया, काट कर खाया। पहले क्या किया, सेव काटा है, पहले क्या किया, सेव को काटा है उसके बाद खाया, न कि सेव को डायरेक्ट खा लिया है। सेव खाया, जैसे मोहन सेव खाया, मोहन सेव खा रहा है या मोहन सेव खा चुका है, तो वो सारा अलग चीज हो गया। लेकिन मोहन सेव काट कर खाया, तो काटना भी क्या है, एक क्रिया है, और खाना भी एक क्रिया है। तो खाने से पूर्व क्या किया है, उसने सेव को काटा है। तो क्या हो गया, मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया आ चुकी है या हो चुकी है, उसी को क्या कहते हैं, पूर्व काल क्रिया, यानी पूर्व में कोई क्रिया हो चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैं घर जाकर सोऊंगा, मैं घर जाकर सोऊंगा। बहुत नींद आ रहा है ना, बहुत नींद आ रहा है, मैं घर जाकर क्या करूंगा, सोऊंगा। डायरेक्ट भी बोल सकता था कि मैं सोऊंगा। अब इसमें क्या किया, पहले घर जाने का काम करेगा, उसके बाद सोने का काम करे। तो पहले क्या करेगा, घर जाएगा, उसके बाद सोएगा, तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार की जो भी क्रिया आपको दिखेगी वो पूर्वकालिक क्रिया है। बिल्कुल आसान भाषा में समझ गया होंगे, ठीक है। चौथा आप लिख लीजिएगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसमें क्या है, सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया बिल्कुल बहुत आसान है पहचानना। जैसे इसमें मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ एक क्रिया हो, एक क्रिया हो, उसी को क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। इसमें देखिए कि मुख्य कार्य से पहले क्रिया हो चुकी थी, लेकिन इसमें क्या है, मुख्य क्रिया के साथ में एक क्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। सीधा सीधा एग्जाम्पल पे चलिए ना, एग्जाम्पल पे चलिए ना। एग्जाम्पल क्या है कि राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है, खा चुका है। अब देखिए, राम खाना खा चुका है या राम खाना खा लिया है, दोनों तो हो सकता है। खा लिया है तो राम खाता है, राम खाता है, तो खाता है, सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन खा चुका है, चुका है, ये चुका है क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका सहायक क्रिया। तो क्या है, खाना क्या है, खाना खाना क्या है, एक मुख्य क्रिया है, लेकिन चुका है क्या है, ये एक सहायक क्रिया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, जैसे राम, क्योंकि राम जी का दिन है, राम आने वाले हैं, तो राम राम कर रहे हैं, इसीलिए राम ज़्यादा नाम मुंह पे आ रहे हैं। चलिए राम ही लिखते हैं। राम जी अयोध्या, राम जी अयोध्या आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। राम जी अयोध्या आ रहे हैं, तो ये रहे हैं क्या है, ये है सहायक क्रिया, ठीक है। राम जी अयोध्या आ रहे हैं, सहायक क्रिया। और भी एग्जाम्पल आज के लिखिए, आज मुझे अयोध्या जाना होगा, अयोध्या जाना होगा। क्यों जाना होगा पता होगा, आज मुझे अयोध्या जाना होगा, ठीक है। तो ये होगा क्या है, सहायक क्रिया है, जाना होगा, क्योंकि राम जी आ रहे हैं ना, तो जाना होगा। तो ये सारे जो जितने भी आ जाएंगे लास्ट में जो चीज़ें मुख्य क्रिया के साथ, वो क्या हो सकती है, तो वो हो जाती है सहायक क्रिया, ठीक है। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। चलिए यहाँ तक समझिए होंगे। अब लास्ट एक आपका बच गया है, वो है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो बस नॉर्मल सा चीज़ें हैं पहचानने का नॉर्मल सा चीज़ें हैं। कौन सा भाई, तो जो क्रिया के साथ साथ है, ठीक है, जो क्रिया के साथ साथ है। हालांकि ये भी साथ आता था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कौन सा बोले, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो लिखिए, जिस वाक्य में
मुख्य क्रिया के अलावे, मुख्य क्रिया के अलावे एक क्रिया आए, एक क्रिया आए, उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे संयुक्त क्रिया। समझ गए? जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावे भी एक क्रिया है उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। अब कोई वाक्य कैसे बनता है? तो संज्ञा, अगर इंग्लिश में बात करें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो यहाँ भी क्या है? संज्ञा, क्रिया, और उसके बाद लास्ट में जो लगा दीजिए, क्रिया लगा दीजिए, सिर्फ क्रिया छोड़ दीजिए, या उसके साथ लगा दीजिए विशेषण लगा दीजिए, या उसके साथ और सर्वनाम लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, या सहायक क्रिया लगा दीजिए। तो इसमें क्या है? जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावा एक क्रिया और आ जाए वो संयुक्त क्रिया है। एग्जाम्पल से सीधा समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल है आपका कि राधा गीत गाने लगी, गीत गाने लगी। ठीक है, राधा क्या करने लगी? गीत गाने लगी, गीत गाने लगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा संयुक्त क्रिया। दूसरा, मैं पढ़ने लगा। अब देखिए कैसे इसको पहचानना है। पढ़ने लगा, एक तो गाने और लगा, ये दो क्रिया हो गया ना। गाना तो ठीक है, क्या गीत गाना ठीक है, पढ़ना ठीक है, लेकिन ये लगा क्या लगा दिया? ये लगा क्या लगा दिया? तो ये जो लगा आ गया यही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। पढ़ने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं पढ़ने लगी, क्या हो जाएगी? लगी, संयुक्त क्रिया। और एक एग्जांपल है, जैसे तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले गए थे? तो क्या चल भी और गया भी। ठीक है, चलना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है ना। तो चल गए थे, तो ये गया क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। जैसे इसमें दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है? रहा है, चुका है, होगा, होगी, है ना, ये सारे हो जाएंगे सहायक क्रिया। लेकिन इसमें क्या है? एक मुख्य क्रिया के अलावे भी एक क्रिया आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संयुक्त क्रिया। और दोनों मिल के लगभग एक जैसा लगता है, संयुक्त हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, उसी को कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो अभी तक मैंने जितने भी पढ़ लिए, कौन से? अकर्मक, सकर्मक, सकर्मक में एक कर्मक, द्विकर्मक, इधर प्रयोग के आधार पर पांच कौन कौन सा? तो प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, सहायक और संयुक्त, ये सभी पढ़ लिए। और इतना से ही क्वेश्चन आपका पूछते रहता है कि इनमें से कौन क्रिया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया मौजूद है। तो आराम से पहचान लीजिएगा। ज़्यादा नाम धातु पूछता है तो उसमें क्या करिएगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण को मिला करके क्या किया? क्रिया बना दे, नाम धातु क्रिया। तो यही इतना सा है जो कि क्रिया में बार बार पूछते रहता है। हमको तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और बाकी डीपली पूछता है तो वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। इतना से अगर पूछ दे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना से आपका क्रिया बन जाएगा, लगभग बन जाएगा। नॉर्मल से एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हाई फाई एग्जाम में थोड़ा सा हो सकता है आपका ऊपर लेवल का पूछे, तो उसके लिए मैं अलग से जब पूर्ण तरीके से बनाऊंगा उस समय बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसका रिवीजन करिए। ठीक है, तो आज कैसा लगा आप वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं मिलूँगा कल आपको आपके साथ नए चैप्टर के साथ जो आपके सिलेबस के अनुसार है। तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए